एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 27 सितंबर के करंट अफेयर्स। तो आज आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, जो हो सकता है बहुत से स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन ना हो, जैसे कि अबाउट द OCI कार्ड, G4 कंट्री क्या है, 5I ग्रुप क्या है, तो इन सब चीज़ों के बारे में, आर्टिफिशियल रीफ के बारे में, इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो करंट अफेयर्स का सेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना है। एंड में 2 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। अगर आपको सही आंसर पता है, वैसे पता होना चाहिए, नहीं पता है तो गूगल करके आंसर करना, मगर आंसर ज़रूर करना। क्लियर है इतनी चीज़ें? और अगर आपको आज के क्लास के करंट अफेयर्स की PDF आपको चाहिए है तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम से करंट अफेयर्स की PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ओके है। इसके अलावा वीडियो पसंद आता है तो शेयर भी कर दिया करो। ओके, स्टार्ट कर ले। सबसे पहले बात करेंगे हम 27 सितंबर को हम कौन सा इम्पॉर्टेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। तो 27 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टूरिज्म डे। बेसिकली जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा वर्ल्ड टूरिज्म डे को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन की शुरुआत 1980 में हुई थी, मतलब ऑफिशियली इस दिन की शुरुआत कब हुई थी? 1980 में हुई थी। अब वर्ल्ड टूरिज्म डे की थीम क्या है? तो टूरिज्म एंड द ग्रीन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर भी लिखा है टूरिज्म एंड द ग्रीन इन्वेस्टमेंट इस साल की थीम है। ओके, बस एक ही इम्पॉर्टेंट डे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब बात करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स से। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये कौन है? इनको आपने कई सारी मूवीज़ में देखा होगा, नहीं देखा तो आज देख लो। ठीक है, वहीदा रहमान। इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाएगा फॉर 2021। एक्चुअली कोविड के कारण ना जो हमारे अवार्ड हैं वो काफ़ी डिले चल रहे हैं। मतलब 19 का अवार्ड 20 में दिया गया, 20 का अवार्ड 21 में दिया गया, ये 21 का अवार्ड है जो 23 में दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा डिले कार्यक्रम चल रहा है हमारी कंट्री का। तो ये है वहीदा रहमान, जिन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड इस साल दिया जाने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो सिनेमा जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है, सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड जो है हमारी कंट्री में सिनेमा में दिया जाने वाला, वो कौन सा है? दादा साहब फाल्के अवार्ड है। तो इस साल मतलब 2021 का जो अवार्ड है वहीदा रहमान को दिया जाएगा, दादा साहब फाल्के अवार्ड। इन द फील्ड ऑफ सिनेमा इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है इसलिए इन्हें दिया जाएगा। इनकी जो पहली मूवी आई थी, मतलब इन्होंने जब अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी, जो डेब्यू किया था वो एक तेलुगु फिल्म के साथ किया था 1955 में, और उस मूवी का नाम था रोजुलू मराई। ठीक है, इसके अलावा ऐसा नहीं है कि वहीदा रहमान को और कोई अवार्ड नहीं मिला। वहीदा रहमान को इसके पहले नेशनल फिल्म अवार्ड भी दिया था इनकी मूवी रेशमा एंड सेरा के लिए 1971 में। पद्मश्री अवार्ड भी इन्हें दिया जा चुका है 1972 में, एंड पद्म भूषण अवार्ड भी वहीदा रहमान को 2011 में दिया गया था। मतलब दादा साहब फाल्के अवार्ड बिल्कुल इस साल दिया जाना है, लेकिन इसके अलावा पद्मश्री भी मिल चुका है, पद्म भूषण भी मिल चुका है, एंड नेशनल फिल्म अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, कोविड के कारण आप देखेंगे जो दादा साहब फाल्के अवार्ड के विनर्स हैं उनको अवार्ड जो है वो थोड़ा लेट दिया गया। जैसे कि आप देखेंगे रजनीकांत जी को जो दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था वो 2019 के लिए दिया गया था, लेकिन अवार्ड जो सेरेमनी हुई थी वो 2021 मतलब 2021 में हुई थी। वैसे ही लास्ट जो दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था वो आसा पारिक को दिया गया था, विनर ऑफ द दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020। तो 2020 की अवार्ड की विजेता थी और इनको ये अवार्ड 2022 में दिया। वैसे वहीदा रहमान को 2021 के लिए अवार्ड दिया जा रहा है, लेकिन अवार्ड सेरेमनी कब हो रही है? 2023 में हो रही है। तो अब थोड़ा सा देखिए, 2 साल हम डिले चल रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इस अवार्ड के बारे में। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है इसमें एक स्वर्ण कमल मतलब एक गोल्डन लोटस दिया जाता है, शॉल दिया जाता है, और 10 लाख रुपीज़ 10 लाख रुपए यहाँ पे प्राइज मनी दी जाती है, जो कि वहीदा रहमान को दी जाएगी। जैसा कि मैंने कहा कि दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है, सिनेमा जगत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? दादा साहब फाल्के अवार्ड है, और एनुअली ही दिया जाता है, मतलब हर साल दिया जाता है। किसके द्वारा? तो आप देखेंगे ये जो नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी है ये डायरेक्ट की जाती है बाय द डायरेक्टरेट ऑफ द फिल्म फेस्टिवल, ऑर्गेनाइज एंड सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो अनुराग ठाकुर जी के द्वारा ही इस अवार्ड का अनाउंसमेंट किया गया है। और अनुराग ठाकुर कौन है? मिनिस्ट्री
संभालते हैं कौन सा, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। उनके द्वारा ही अवार्ड की अनाउंसमेंट किया गया है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए सिनेमा की फील्ड में। अभी जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है इसकी शुरुआत 1969 में की गई थी और पहली जो पर्सन जिन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था, जिन्हें फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है, उनका नाम है देविका रानी। नाम में ही लिखा हुआ है रानी, तो बिल्कुल सिनेमा जगत की है रानी, देविका रानी। 1969 में इन्हें पहली बार अवार्ड दिया गया था। अब दादा साहब फाल्के कौन थे, तो दादा साहब फाल्के को हम फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहते हैं। इन्होंने 1913 में इंडिया की पहली फीचर फिल्म को डायरेक्ट किया था, राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, तो ये है दादा साहब फाल्के। तो आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन हमको अवार्ड के बारे में पता चल चुकी है कि अवार्ड कब से शुरू हुआ, कितनी प्राइज मनी दी जाती है, किसके नाम पे शुरुआत हुई, पहली पर्सन कौन थी, और लास्ट 3 जो पर्सन्स हैं जैसे कि रजनीकांत जी, आशा पारेख जी और वहीदा रहमान, इनके बारे में भी हमने देख लिया। ओके है, चलिए अगले पर्सन जो न्यूज़ में है वो है सुनील कुमार। ठीक है, हरियाणा से बेसिकली सुनील कुमार जी बिलोंग करते हैं और हमारे वर्ल्ड का जो 8वें नंबर का हाईएस्ट पीक है नेपाल में, उसका समिट इन्होंने किया है, फतह हासिल की है। सो इंडियन बैंकर फर्स्ट टू स्केल वर्ल्ड 8 हाईएस्ट पीक इन दिस सीजन। इस सीज़न में ये पहले इंडियन बैंकर या इंडियन पर्सन बन गए हैं जिन्होंने 8वें नंबर का जो हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड का नेपाल में, उसका समिट किया है। तो 32 ईयर ओल्ड इंडियन बैंकर सक्सेसफुली स्केल माउंट मनासलू इन नेपाल। तो माउंट मनासलू नेपाल में है, जो कि लगभग आप देखेंगे 8163 मीटर की हाइट पर है। ठीक है, इस पे फतह हासिल की है किसने, सुनील कुमार ने, जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं। और ये वर्ल्ड की 8 नंबर की हाईएस्ट माउंटेन पीक है, जो कि आपको सेंट्रल नेपाल में गोरखा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी। अभी जो माउंट मनसलू है, इसे माउंटेन ऑफ द स्पिरिट के नाम से भी जाना जाता है, माउंटेन ऑफ द स्पिरिट के नाम से भी हम इसको जानते हैं। क्लियर। थर्ड पर्सन जो आज न्यूज़ में है, जो लोग भी उड़ीसा स्टेट से है, ये क्वेश्चन आपके स्टेट एग्जाम में छपा हुआ है, रट लेना इनका नाम। ठीक है, हम बात करने वाले हैं प्रमीला मलिक के बारे में। ये है प्रमीला मलिक और ये उड़ीसा स्टेट असेंबली की पहली फीमेल स्पीकर बन चुकी हैं, फर्स्ट फीमेल स्पीकर बन चुकी हैं ये उड़ीसा विधानसभा की, जिनका नाम है प्रमीला मलिक। आइए इनके बारे में हम बात करते हैं। बेसिकली ये बिलोंग करती हैं बीजू जनता दल से, बीजेडी से बिलोंग करती हैं ये। ठीक है, और ये पहली वीमेन स्पीकर बन चुकी हैं उड़ीसा असेंबली की, इनका नाम है प्रमीला मलिक। ठीक है, प्रमीला मलिक, इन्हें अनअपोज चुना गया है एज अ स्पीकर। अभी रिसेंटली स्पीकर के इलेक्शन हुए थे। हुआ क्या था, मई 2023 में ना विक्रम केसरी जी ने रेजिग्नेशन दे दिया था और उसके बाद से स्पीकर का जो पद है ना वो खाली था, वो पोजीशन खाली थी। तो फाइनल इलेक्शन हुआ और अनअपोज तरीके से बीजू जनता दल पार्टी मेंबर प्रमीला मलिक को चुना गया है और ये पहली वीमेन स्पीकर बन चुकी हैं उड़ीसा असेंबली की। इसके अलावा ये 6 टाइम एमएलए मतलब 6 बार विधायक भी रही हैं। कहाँ से, जजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा से ये 6 बार विधायक भी रही हैं और ये आपका शेड्यूल कास्ट की सीट से, उन्होंने रिजर्व सीट से बेसिकली इलेक्शन को जीता था, 6 बार विधायक भी रही हैं। अब अगली जो कहानी 2 मिनट चलने वाली है ना, उसको रटना है। ठीक है, अब कैसे रट रहे हो वो आपका हेडेक है, लेकिन रटना है। ओके, मैं बात करने वाली हूँ कुछ नोटेबल फिगर्स या पर्सनालिटी के बारे में जो फीमेल इंडियन पॉलिटिक्स में रही हैं। सबसे पहले है अमृत कौर। अमृत कौर ये कौन रही हैं, ये पहली वीमेन कैबिनेट मिनिस्टर रही हैं। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की कैबिनेट हुआ करती थी तब ये अमृत कौर फर्स्ट वीमेन कैबिनेट मिनिस्टर रही हैं और इन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट को उस समय संभाला था 1947 से 1957 के बीच में। ओके, नेक्स्ट है सरोजिनी नायडू। ठीक है, ये पहली वीमेन गवर्नर रही हैं इंडिया की, यूपी से। कब रही हैं आप देख सकते हैं, 1947 से 1949 तक। नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया रही हैं सुचिता कृपलानी। सुचिता कृपलानी वो भी कहाँ से, यूपी से, 1963 से लेकर 1967 तक। नेक्स्ट है सानो देवी। सानो देवी फर्स्ट वीमेन स्पीकर स्टेट असेंबली की रही हैं, मतलब किसी भी विधानसभा की पहली जो स्पीकर रही हैं वीमेन स्पीकर, वो सानो देवी रही हैं। कहाँ पर, हरियाणा से 1966 से लेकर 1967 तक। नेक्स्ट बात करेंगे इंदिरा गांधी जी। हमें पता है इंदिरा गांधी हमारी कंट्री की पहली वीमेन प्राइम मिनिस्टर भी रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल।
ये पहली वीमेन प्रेसिडेंट रही इंडिया की। पहली महिला राष्ट्रपति कौन रही है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल रही हैं 2007 से 2012 तक, 2007 से 2012 तक। एंड मीरा कुमार, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी मीरा कुमार, ये फर्स्ट वीमेन स्पीकर रही हैं लोकसभा की। जैसे कि अभी ओम बिरला जी है ना, वैसे ही लोकसभा की पहली स्पीकर रही हैं 2009 से 2014 तक मीरा कुमार। तो जितनी भी मैंने पर्सनालिटी बोली है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके नाम आपको याद होने चाहिए, आपके जनरल नॉलेज है, ठीक है। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ की। तो देखिएगा कुछ अवार्ड्स पे डिस्कस करने वाली हूँ आज मैं, है ना। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ऑर्गेनाइज किया है इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव। कहाँ पर? एमपी के इंदौर में हो रहा है ये 26 से लेकर 27 ऑफ सितंबर तक। ये 2 दिन का स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव है जिसको ऑर्गेनाइज किसने किया है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। तो पहला क्वेश्चन ये है कि स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव कहाँ पर हो रहा है? तो इंदौर में हो रहा है। सेकेंड क्वेश्चन है कि इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव को किसने ऑर्गेनाइज किया? सो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने किया, जिसको इनॉग्रेट किसने किया या फैसिलिटेट? यहाँ पे कई सारे अवार्ड्स भी दिए जाने हैं स्मार्ट सिटी के अंतर्गत। तो ये इन अवार्ड्स को कौन देने वाला है? तो हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इन अवार्ड्स को देने वाली हैं और ये 4th एडिशन होगा। अवार्ड्स का कौन सा संस्करण है? 4th नंबर का एडिशन। और ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। जो लोग अभी एकदम फुर्सत हुए हैं CGL का देख कर पेपर, तो उनको पता होगा कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बना था। सो 4th एडिशन ऑफ द इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड जो है 2022 का, ये 4th एडिशन है, जिसको यहाँ पर देने वाली है कौन? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। अब ये जो आपका कॉन्क्लेव है इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव, जैसा कि मैंने बता ही दिया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है सिंस 2018 से इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कब से? 2018 से इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। 26 से लेकर 27 ऑफ सितंबर तक ये चलना है। अब यहाँ पे अगर हम स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में बात करें, कॉन्क्लेव की शुरुआत तो 2018 में हुई, ये बात समझ में आई, लेकिन ये स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब से हुई? तो ये शुरुआत हुई थी 2015 से, 2015 से, ठीक है। तो स्मार्ट सिटी मिशन को लॉन्च किया गया था 25 ऑफ जून 2015 में, जिसका मकसद था जो हमारी सिटीज़ है कंट्रीज़ की, उनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर देना, डिजिटल एंड हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करना और हर एक सिटीजन वहाँ के जो है उन्हें क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल सके, ये इंश्योर करना बेसिकली स्मार्ट सिटी मिशन का एजेंडा था। अब इसके अंतर्गत आप देखेंगे इस साल 66 अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। टोटल 845 एप्लीकेशन रिसीव हुई थी अंडर द 5 अवार्ड्स कैटेगरी और 66 फाइनल विनर को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है। अवार्ड की कैटेगरी देख सकते हैं, प्रोजेक्ट अवार्ड है 10 अलग अलग थीम में, इनोवेशन अवार्ड, सिटी अवार्ड, स्टेट अवार्ड, यूटी अवार्ड एंड पार्टनर अवार्ड। हम पूरे अवार्ड तो याद नहीं कर सकते और ना करना है, कुछ इंपॉर्टेंट मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ, वो आप पढ़ लीजिएगा। और अपना कोई स्टेट है, कोई स्टेट एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, तो आपके स्टेट को पर्टिकुलर किस कैटेगरी में अवार्ड मिला है तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे याद करें। मैं यहाँ पे ओवरऑल आपको बड़े बड़े अवार्ड्स याद करवा देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे आप देखेंगे जो आपका थीम कैटेगरी में अवार्ड है, तो एनवायरनमेंट बिल्डिंग के लिए, मतलब आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम किया है, आपने वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर किया है, रिसाइकलिंग पे ध्यान दिया है, फॉरेस्टेशन पे ध्यान दिया है, तो उस कैटेगरी में एनवायरनमेंट कैटेगरी में आप देखेंगे अवार्ड जो है फर्स्ट रैंक है कोयम्बतूर, सेकेंड नंबर पे है इंदौर एंड थर्ड नंबर पे आप देखेंगे न्यू टाउन कोलकाता एंड द कानपुर, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड अवार्ड हमने देख लिए हैं। जैसे देख सकते हैं कि कोयम्बतूर ने बेसिकली क्या किया है, मॉडल रोड्स बनाई हैं एंड लेक्स को रिस्टोर करने का काम किया है। इंदौर ने भी क्या किया है, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के लिए काम किया है। तो इस तरीके से ये काम किए गए हैं। नेक्स्ट है कल्चर। तो कल्चर के सेक्टर में आपको पता है यूनेस्को की साइट में आता है पूरा अहमदाबाद शहर, है ना। तो कल्चर की कैटेगरी में फर्स्ट नंबर पे अहमदाबाद, सेकेंड नंबर पे भोपाल एंड थर्ड नंबर पे तंजौर है। वहीं इकोनॉमिक सेगमेंट में जबलपुर, इंदौर एंड लखनऊ है। इंदौर एंड लखनऊ है, ठीक है। इनोवेटिव आइडिया अवार्ड, तो इनोवेशन की कैटेगरी में आप देखेंगे तो फर्स्ट नंबर पे है हुबली, सेकेंड नंबर पे सूरत एंड थर्ड नंबर पे है रायपुर। अब ये अवार्ड मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ऐड कर लिया कि कोविड के समय आपके स्टेट ने क्या इनोवेशन किए, किस तरीके से कोविड में लोगों की मदद की। तो कोविड इनोवेशन अवार्ड में फर्स्ट नंबर पे है सूरत, सेकेंड नंबर पे इंदौर एंड थर्ड नंबर पे है आगरा,
ठीक है। सूरत, इंदौर और आगरा ये आपके कोविड इनोवेशन अवार्ड है। सबसे इम्पॉर्टेंट लिस्ट मुझे ये समझ में आती है, यूटी अवार्ड दिया है चंडीगढ़ को, स्टेट अवार्ड में एमपी, तमिलनाडु, राजस्थान और उत्तर प्रदेश है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे स्टेट अवार्ड में मध्य प्रदेश है, सेकंड नंबर पे तमिलनाडु एंड थर्ड नंबर पे राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश है। यूटी कैटेगरी में स्मार्ट सिटी अवार्ड किसमें दिया गया है, चंडीगढ़ को दिया है। तो टोटल 66 अवार्ड्स है। तो मैंने जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी मुझे समझ में आई, कल्चर, इकोनॉमी, इनोवेशन, एनवायरनमेंट, क्योंकि ये मुद्दे चल रहे हैं ना, क्लाइमेट चेंज पे डिस्कशन होना, कल्चर, आर्ट एंड कल्चर पे डिस्कशन होना, कोविड तो चल ही रहा था, तो इसलिए हमने इन अवार्ड को देख लिया, ठीक है। बात करते हैं 5 आईज, 5 आंखें, किसकी हैं ये आंखें? तो 5 कंट्रीज का एक ग्रुप है, एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, एक इंटेलिजेंस अलायंस है जो खुफिया इंफॉर्मेशन को शेयर करती है, ठीक है, और किसी और को बताती नहीं है, ओके। सो यहाँ पे 5 आईज ग्रुप के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें 5 कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी, कनाडा, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। क्यों है चर्चा में? क्योंकि अभी आप लोगों को कनाडा और इंडिया का तो मुद्दा पता चल ही चुका है कि क्या चल रहा है मामला। सो कनाडा ने अपनी जो इंटेलिजेंस है, मतलब अब इनका ये कहना है कि नहीं, भारत का इन्वॉल्वमेंट है और वो जो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि सबूत तो चाहिए, तो इनका ये कहना है कनाडा का कि मैंने 5 आई के साथ वो इंटेलिजेंस शेयर की है, इसलिए जो 5 आई ग्रुप है ये न्यूज़ में आ गया। तो हम थोड़ा सा इस ग्रुप के बारे में सीख लेते हैं कि आखिरकार है क्या। हो सकता है एग्जाम में पूछ लिए कि 5 आई में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कनाडा, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड इसके पार्ट है। 5 आई क्या है? तो रिसेंटली आपने देखा कि इंडिया और कनाडा का स्टैंड ऑफ चल रहा है, जिसके रिगार्डिंग इंडिया पे कुछ एलिगेशन लगाए हुए हैं कि उन्होंने जो खालिस्तानी ग्रुप के टेररिस्ट थे उनकी हत्या कराई है, ऐसे आरोप कनाडा ने लगाए हुए हैं। इसलिए इन्होंने कहा है, कनाडा ने कहा है कि हमने ये जो 5 आई अलायंस है उनको अपनी इंटेलिजेंस जो है वो शेयर की है। तो बेसिकली ये जो 5 आई अलायंस है ये एक इंटेलिजेंस शेयरिंग पार्टनरशिप है अमंग द 5 कंट्रीज, और वो 5 कंट्रीज आपको पता चल चुकी हैं, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड न्यूजीलैंड है, ठीक है। ये पांचों कंट्री जो है वो जो नेशनल इंटरेस्ट के मुद्दे होते हैं, जो सिक्योरिटी के मुद्दे होते हैं, उन पे ये लोग डिस्कशन करते हैं और इन्फॉर्मेशन को शेयर करने का काम करते हैं। इस अलायंस को वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बेसिकली बनाया गया था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसे बनाया गया था अंडर द ब्रिटेन यूएस एग्रीमेंट। तो जब इस अलायंस को बनाया गया था तो केवल यूएसए और यूके थे, ठीक है। बाद में आप देखेंगे, बाद में यहाँ पर कनाडा ने, न्यूजीलैंड ने और ऑस्ट्रेलिया ने इस अलायंस को ज्वाइन किया। तो टोटल 5 मेंबर आपको इस अलायंस पे देखने को मिल जाएंगे। डन, ये सब तो चल ही रहा था, अब भारत भी चुप थोड़ी ना रहेगा। तो भारत ने क्या कहना है कि जो OCI कार्ड वाले लोग हैं, मतलब जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर है, तो कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास OCI कार्ड है, वो टेररिस्ट, जो खालिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप है उसके साथ इन्वॉल्व है और जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ है उनमें भी इन्वॉल्व है। तो ऐसे कई सारे व्यक्तियों के जो रजिस्ट्रेशन है कार्ड के, वो रिजेक्ट किए जा रहे हैं बाय द इंडियन गवर्नमेंट। रिजेक्शन, ओके। तो आइए हम ये OCI कार्ड क्या होता है वो देख लेते हैं। मामला तो समझ में आया, रिजेक्शन क्यों हो रहा है, लेकिन ये कार्ड होता क्या है हम वो जान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास तो है नहीं, तो हमें रिजेक्शन की कोई डर नहीं है। जिनका रिजेक्शन हो रहा है वो जाने, हम तो बस अपना करंट अफेयर्स देख लेते हैं, ओके। चलिए, सबसे पहली बात, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, प्रोसेस ऑफ कैंसिलिंग द रजिस्ट्रेशन। तो इंडिया यहाँ पे प्रोसेस कर रहा है और 1 दर्जन से ज़्यादा, मतलब कई सारे लोगों का यहाँ पे आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल किया जा रहा है जिनके पास OCI कार्ड है, क्योंकि यहाँ पे ये कहना है कि ये प्रो खालिस्तान एक्टिविटीज़ और एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा में शामिल है, ठीक है। इतनी चीज़ें बेसिकली जो ओवरसीज इंडियन होते हैं उनको ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब OCI कार्ड दिया जाता है। ये बेसिकली कोई आप कह सकते हैं कि ये कोई इंडिया की सिटीजनशिप नहीं है, ये लोग दूसरी कंट्री के ही पर्सन हैं, लेकिन ये OCI जो कार्ड होता है एक स्पेशल इमिग्रेशन स्टेटस होता है या एक स्पेशल वीज़ा कैटेगरी होती है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पर्सन्स को दी जाती है जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं, लेकिन है वो फॉरेन सिटीजन लेकिन इंडियन ओरिजिन के हैं। उनके डिसेंडर या पोता पोती नाती नाता वो भी भारत में रहे होंगे 26 जनवरी 1950 के समय, तो ऐसे लोग यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं OCI की एप्लीकेशन के लिए। तो इससे फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि ये भारत में कभी भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती। भारत में नौकरियाँ करने का कुछ सेक्टर में, कुछ स्पेशल सेक्टर में इनको नौकरियाँ करने का एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी इनको मिल ही जाती है। अभी हम बेनिफिट देख लेते हैं। तो ये जो OCI स्कीम है ना, इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो बेसिकली जो हमारा
सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था ना, सिटीजनशिप एक्ट 1955 का, उसमें हमने अमेंडमेंट किया 2005 में, और हमने ये OCI कैटेगरी को तब उस समय इंट्रोड्यूस किया था। इट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म वीज़ा फ्री ट्रेवल एंड स्टे इन इंडिया, तो लंबे समय तक इंडिया में ये लोग रुक सकते हैं और वीज़ा फ्री ट्रेवल भी कर सकते हैं जो ये कार्ड होल्डर होते हैं, और इनको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस भी दिए जाते हैं जो बाकी दूसरे फॉरेन नेशनल्स को नहीं दिए जाते। इस तरीके से एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस भी इनको दिए जाते हैं। एलिजिबिलिटी क्या होती है, OCI कार्ड कैसे मिलेगा, तो बेसिकली ऐसा कोई भी इंडिविजुअल जो इंडियन ओरिजिन का है या फिर 26 जनवरी 1950 के समय इंडिया ओरिजिन का होगा या इंडिया की नेशनल सिटीजनशिप उसके पास होगी या उसकी पात्रता वो रखता होगा। दिस इंक्लूड पीपल हु वर सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन और आफ्टर द January 26, 1950 और हु वर एलिजिबल टू बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया एट द डेट टाइम। इट ऑल्सो कवर देयर डिसेंडेंट्स सच एज द चिल्ड्रन एंड द ग्रैंड चिल्ड्रन। ये लोग एलिजिबल होते हैं। बेनिफिट क्या मिलते हैं इनको, कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि विदाउट वीज़ा ये भारत में आ सकते हैं, लंबे समय तक रुक सकते हैं, प्रॉपर्टी को भी ओन कर सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट्स को ओपन कर सकते हैं, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने की राइट्स इनको होते हैं, कई सारे एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी इनको होती है। बट कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, इनको वोटिंग राइट्स नहीं होते। ऐसा नहीं है कि विदेश से आके भारत में इलेक्शन में वोट करने लगे या एग्रीकल्चर लैंड को खरीद ले, नहीं। कमर्शियल लैंड को आप खरीदो या फिर आप जो घर वगैरह की प्रॉपर्टी होती है वो खरीदो, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड आप नहीं खरीद सकते। आप वोटिंग राइट्स आपके पास नहीं होते। गवर्नमेंट की पोजीशन पे ऐसा नहीं है कि OCI कार्ड होल्डर है और भारत में आके इलेक्शन लड़ने लगे, तो ऐसा नहीं होता। मतलब वो पॉलिटिकल राइट्स जो इंडियन सिटीजन को है वो इनको नहीं होते। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना है। कई बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। नाउ बात करते हैं G4 कंट्रीज के बारे में, जिसकी ट्रिक है बिग जापान। ओके, सो G4 कंट्रीज में आपको ब्राज़ील, इंडिया, जर्मनी एंड जापान देखने को मिलता है, जिसकी ट्रिक भी स्क्रीन पे लिखी हुई है। बिग जापान मतलब ब्राज़ील, इंडिया, जर्मनी एंड जापान, 4 कंट्रीज का ये ग्रुप है जिसको G4 नेशन कहते हैं। और ये लोग एलिजिबल हैं या पात्रता रखते हैं या लगातार आवाज़ उठाते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बनने के लिए। मतलब अगर यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप की बात करें तो ये चारों कंट्री सबसे आगे हैं और हमेशा अपनी वॉइस को ये रेज करते हैं, और अगेन इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है, इसलिए ये लोग चर्चा में आ गए हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें, और हर एक दूसरे को हमेशा ही सपोर्ट करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप के लिए। तो यहाँ पर जो अभी 78 नंबर का सेशन चल रहा है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया था, UN के हेडक्वार्टर में ये समिट चल रहा है 78 नंबर का, और वहीं पर ये G4 कंट्रीज जो है ना, इंडिया, ब्राज़ील, जापान एंड जर्मनी, इन्होंने कहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को अपनी परमानेंट एंड नॉन परमानेंट जो मेंबरशिप्स हैं या जो सीट्स हैं उनको एक्सपांड करने की ज़रूरत है, उनको एक्सपांशन करने की ज़रूरत है, जिससे और भी ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे शामिल हो सके और इफिशिएंटली इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को रन किया जा सके। ठीक है, इसलिए वापस से चर्चा में है। तो चर्चा में क्यों है वो हमने देख लिया। आइए हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, जिसका फॉर्मेशन कर दिया गया था 1945 में। ठीक है, जो कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने का काम करता है। UNSC में आपको 15 मेंबर्स देखने को मिलेंगे, 15 मेंबर्स है, जिनमें से 5 आपके परमानेंट मेंबर्स होते हैं एंड 10 आपके टेम्पररी मेंबर्स होते हैं, जिनको 2 इयर्स के लिए चुना जाता है, 2 साल के लिए इनको चुना जाता है। अब ये 5 जो परमानेंट मेंबर हैं, इनसे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। तो कौन कौन से हैं? ऑब्वियस ही बात है, USA और UK तो होने ही वाले हैं। चाइना को भी रख लो, चाइना के अलावा आप यहाँ पे रख लो किसको, फ्रांस को, फ्रांस एंड रशिया। ठीक है, तो रशिया, फ्रांस, चाइना, USA और UK। तो ये जो चाइना नाम का ये बंदा बैठा हुआ है ना यहाँ, यही हमारे देश की परमानेंट मेंबरशिप को नहीं होने दे रहा है, क्योंकि जिनके पास ये मेंबरशिप होती है उनके पास वीटो कार्ड्स भी होते हैं। ओके, वीटो पावर्स भी होती हैं। तो US, UK, चाइना, रशिया और फ्रांस ये परमानेंट मेंबर है। नेक्स्ट बात करते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। हम बात कर रहे हैं आरोग्य मंथन के बारे में। क्या है ये मंथन? तो हुआ क्या है, एक तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। ये जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, 1 सेकेंड, किसके बारे में बात हो रही है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसको कंप्लीट हो गए हैं 5 साल।
5 ईयर्स इसने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। इसको बेसिकली 23 ऑफ सितंबर 2018 में लॉन्च किया था। तो हमने क्या सीख लिया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को 5 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। इस स्कीम को 23 ऑफ सितंबर 2018 में पास किया गया था, लॉन्च किया गया था, जो कि हेल्थ सेक्टर में काम करने वाली एक स्कीम है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक और स्कीम है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, और इस स्कीम को हो गए हैं 2 ईयर्स कंप्लीट। इस स्कीम को हो गए हैं 2 साल। तो यही एक सेलिब्रेशन चल रहा है जिसलिए ऑर्गेनाइज किया गया है आरोग्य मंथन। तो क्वेश्चन बनता है कि आरोग्य मंथन को क्यों ऑर्गेनाइज किया? तो बता देना, ये 2 स्कीम है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसको 5 साल कंप्लीट हुए हैं, और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जिसको 2 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। तो यही सेलिब्रेशन चल रहा है विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में 24 से लेकर 26 ऑफ सितंबर के बीच में, और इसी इवेंट को नाम दिया है आरोग्य मंथन। कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है? तो आप देखेंगे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये दोनों मिलके आरोग्य मंथन को ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, क्योंकि सेलिब्रेट किया जा रहा है 5 ईयर ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एंड द 2 ईयर्स ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो हमने इस स्कीम को तो देख ही लिया है। इस स्कीम को 2018 में लॉन्च किया गया था। वहीं अगर हम बात करें आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, तो इसे लॉन्च किया गया था 27 ऑफ सितंबर 2021 में इसको लॉन्च किया गया था, मतलब आज ही के दिन, आज है 27 सितंबर, ठीक है। और इसके भी 2 साल कंप्लीट हो गए हैं। बेसिकली एक डिजिटल हाईवे या कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना है हेल्थ केयर सेक्टर में, ये इसका मकसद है। अब यहाँ पे देखो कुछ अवार्ड्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, बेसिकली उसने बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी को, जिन्होंने हेल्थ सेक्टर में हेल्थ फैसिलिटी को डेवलप करने में काम किया है, अवार्ड पे दिए हैं। तो लगातार तीसरी बार, 3rd कॉन्जिक्यूटिव ईयर में ये अवार्ड दिया गया है केरला को इन द लार्ज स्टेट कैटेगरी। बड़े राज्यों की कैटेगरी में केरला को तीसरी बार यहाँ पर आरोग्य मंथन 2023, मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन द कंट्री मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए केरला स्टेट को अवार्ड दिया है। तो लार्ज कैटेगरी में, लार्ज स्टेट कैटेगरी में तो हो गया केरला। अब बात करेंगे स्मॉल स्टेट। तो स्मॉल स्टेट कैटेगरी में ये अवार्ड जाता है मेघालय को। किसे जाता है? मेघालय को। वहीं अगर यूटी की बात करें तो यूटी में आता है पौंडीचेरी, ठीक है, पौंडीचेरी। तो आपको याद हो गया यहाँ पे कि हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रीटमेंट कैटेगरी में आरोग्य मंथन 2023 अवार्ड लार्ज स्टेट कैटेगरी में गया है केरला को, स्मॉल स्टेट कैटेगरी में मेघालय को, और पौंडीचेरी यूटी की कैटेगरी में। वहीं जेंडर इक्वलिटी इन सर्विस, तो जिन्होंने जेंडर इक्वलिटी पे फोकस किया है अपनी सर्विसेज में, डिलीवरी सिस्टम में, तो वहाँ पे टॉप पर है कर्नाटका बड़े स्टेट में। छोटे स्टेट में मेघालय, तो मेघालय कॉमन है दोनों में, एंड यूटी में आप देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। तो ये कुछ अवार्ड्स और दिए गए हैं। नेक्स्ट है जब हम बीचेस पे जाते हैं तो इस तरीके से छोटे छोटे अम्ब्रेला लगे हुए होते हैं, इस तरीके से बांस के या लकड़ियों के शेक बने होते हैं। तो ये हम बात कर रहे हैं गोवा की पॉलिसी के बारे में, जिसमें गोवा ने एक अपनी पॉलिसी लॉन्च की है जिसका नाम है गोवा बीच शेक पॉलिसी, ठीक है। अब ये क्या पॉलिसी है वो हम देखते हैं। इस पॉलिसी को 2023-26 के लिए लॉन्च किया गया है। मैं आपको इन जनरल बता देती हूँ इस पॉलिसी में क्या कहा है। इस पॉलिसी में बेसिकली ये कहा है कि आने वाला जो एक्चुअली ये दिसंबर जनवरी का जो महीना होता है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा क्राउड जो है वो गोवा घूमने जाता है, क्योंकि वो मौसम भी अच्छा होता है और कई सारे फेस्टिवल भी गोवा में उस समय ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो मुंबई वासियों का तो न्यू ईयर गोवा में ही जनरली बनता है, ठीक है। सो बहुत सारे लोग जो है वो गोवा जाते हैं। तो ये जो अपकमिंग टूरिस्ट सेशन आने वाला है या सीज़न आने वाला है, तो उसमें यहाँ पर जो भी बेरोजगार लोग हैं, गोवा के जो पर्सन्स हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, या उनकी जो फैमिली है वो अपने यहाँ पे अगर इंस्टॉल करना चाहती है अपने अम्ब्रेलास को, छोटे छोटे आपके शेक्स को या फिर डेक को, तो यहाँ पे इंस्टॉल करने की परमिशन गोवा गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है। लेकिन यहाँ पे बोला है कि ये जो बीच शेक्स होंगे ये बेसिकली आपके किस तरीके से डिज़ाइन होने चाहिए, इको फ्रेंडली मटेरियल से इनको डिज़ाइन किया जाना चाहिए। तो गोवा के जो डोमिसाइल पर्सन है उनको एक टेम्पररी बीच शेक लगाने की परमिशन बेसिकली गोवा गवर्नमेंट दे रही है। कब से कब तक? 1 सितंबर से लेकर 31 मई तक, ठीक है।
और लेकिन 10 जून को इन्हें डिसमेंटल करना होगा, इनको हटा देना होगा, ये बात भी कही है। नॉर्थ गोवा में 259 एंड साउथ गोवा में 1056 को यहाँ पे इंस्टॉल किया जाने की बात है, और एक फैमिली को एक ही लाइसेंस दिया जाएगा। चलिए, ये पिक्चर दिखाई दे रही है, कुछ समझ में आ रहा है? ऐसी कुछ पिक्चर आपकी जो रीफ्स होती हैं, कोरल रीफ्स, उनकी पिक्चर्स भी ऐसी ही दिखाई देती है। तो ये भी आपकी रीफ्स हैं, लेकिन ये आर्टिफिशियल रीफ है जिनको हमारे रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट ने तैयार किया है, और इनको अलग अलग हमारी कोस्टल विलेजेस में इंस्टॉल किया गया है, जिससे हम मरीन इकोसिस्टम को और भी ज़्यादा बेहतर कर सकें। तो आइए हम बात करते हैं इन्हीं आर्टिफिशियल रीफ के बारे में, ठीक है? तो देखेंगे, टू प्रमोट सस्टेनेबल प्रैक्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी ने सैंक्शन किए हैं 732 आर्टिफिशियल रीफ। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी ने हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, मरीन लाइफ के डेवलपमेंट के लिए 732 जो आर्टिफिशियल रीफ है उनको सैंक्शन किया है, उनको लगाने की परमिशन दी है। कहाँ पर? 10 कोस्टल स्टेट्स में, ठीक है, अंडर द इंटीग्रेटेड मॉडर्न कोस्टल फिशिंग विलेज ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो बेसिकली प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंदर ही काम किया जा रहा है। ये जो आर्टिफिशियल रीफ होते हैं ना, लगते एकदम नेचुरल रीफ की तरह होते हैं, लेकिन ये ह्यूमन मेड होते हैं, इंसानों के द्वारा क्रिएट किए होते हैं। बेसिकली इसमें इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। इसमें आप देखेंगे रॉक्स भी होती हैं, ओल्ड टायर, वुडन ब्लॉक, इस तरीके से कई सारे मटेरियल का यूज़ करके एक तरीके से नेचुरल रीफ की तरह दिखने वाला आर्टिफिशियल रीफ तैयार किया जाता है। इससे क्या होगा? जो प्रोडक्टिविटी है, मरीन लाइफ इकोसिस्टम इंप्रूव होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, और जो नेचुरल रीफ है उन पे बर्डन थोड़ा सा कम होगा। ये इसका बेसिकली मकसद होता है, ठीक है? अब इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किसने किया है या टेक्निकल सपोर्ट किसने किया है? तो आंसर हो जाएगा फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया एंड ICAR सेंट्रल मरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की मदद से इन्हें तैयार किया गया है, टेक्निकल सपोर्ट मिला है। एडवांटेज क्या होगा? मरीन बायोडाइवर्सिटी को बूस्ट कर सकते हैं, फिश पॉपुलेशन की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, और जो नेचुरल रीफ पे प्रेशर है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। आइए कुछ बातें करें हम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में। बेसिकली एक फ्लैगशिप स्कीम है जो कि फोकस करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे एंड फिशरी सेक्टर में जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनकी इनकम को डबल करने के बारे में एंड ब्लू रिवोल्यूशन के बारे में सोचने का काम ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत किया है। ये फिशरी सेक्टर की एक स्कीम है जिसके लिए 20,050 करोड़ रुपीस बजट रखा गया है, और इसे इम्प्लीमेंट जो है वो 5 साल के लिए किया गया, 2020-21 से लेकर 24-25 तक 5 सालों के लिए इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो हमारा जो फिश प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करना है। कितना? 70 लाख टन बाय द 2024-25 तक। इसके अलावा जो फिशरमैन है, फिश फार्मर्स हैं, उनकी इनकम को भी डबल करना है, और पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेज हैं उसको भी 20 से 25% रिड्यूस करना है। ये मकसद है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का। सो आई थिंक आपको ये स्कीम भी समझ में आ गई होगी। अंत में बात कर लेते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में। एशियन गेम्स चल रहे हैं, डेली कोई ना कोई न्यूज़ मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको कहा था, जब ये कंक्लूड हो जाएंगे तो हम फाइनल मेडल टेली बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इंडिया की जो वीमेंस क्रिकेट टीम है उन्होंने अपना पहली बार अपना गोल्ड मेडल जीता है। सो इंडियन वीमेंस क्रिकेट टीम वॉन देयर फर्स्ट गोल्ड मेडल इन द एशियन गेम्स 2023 बाय डिफीटिंग श्रीलंका। तो श्रीलंका को हराकर इंडिया की वीमेंस टीम ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। हालांकि एशिया कप में भी हमने श्रीलंका को हराया है। एशिया कप अभी कंक्लूड हुआ है, राइट? यहाँ पे लेकिन एशियन गेम्स की बात हो रही है। नेक्स्ट है सेनको गोल्ड एंड डायमंड। इन्होंने लॉन्च किया है फर्स्ट वर्चुअल ज्वेलरी शोरूम एट द मेटावर्स, जिसका नाम है सेनकोवर्स, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं सुई रेडफर्न। ये फर्स्ट वीमेन टू स्टैंड एज अ एम्पायर इन द मेंस फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच इन इंग्लैंड एंड वेल्स। तो इंग्लैंड और वेल्स में जो मैच होने वाले हैं, जो कि फर्स्ट क्लास मैच है, उसमें फर्स्ट वीमेन एम्पायर बनने जा रही हैं। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 9 वंदे भारत ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया गया है, हरी झंडी दिखाई गई है, जो कि अलग अलग टूरिस्ट डेस्टिनेशन को 11 स्टेट में कनेक्ट करेगी, जोड़ेगी, ठीक है? अंत में बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, नदी उत्सव के बारे में हमने डिस्कस किया था, नई दिल्ली में सेलिब्रेट हो रहा है, कौन सा एडिशन है? चौथा, 4th, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड फ्रीएस्ट इकोनॉमी इन 2023? तो कौन सा है? सिंगापुर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट वुडन स्ट्रक्चर बीन फाउंड? तो रिसेंटली एक बहुत बड़ा वुडन लॉक मिला हुआ है। कहाँ पर मिला है ये आपको? जाम्बिया में वुडन ब्लॉक मिला है जो कि वर्ल्ड का ओल्डेस्ट वुडन स्ट्रक्चर बताया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 वेस्ट इंडीज के साथ मिलकर कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है? तो आंसर हो जाएगा यूएसए, ऑप्शन 1 एज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है Who among the following person had led the Indian contingent at the opening ceremony of the 19th Asian Games? So 19 नंबर के एशियन गेम्स हो रहे हैं, उनमें फ्लैग बेयरर कौन थे इंडिया की तरफ से? 2 लोग थे, मैंने कहा था आपको। कौन कौन? हरमनप्रीत सिंह भी थे और लवलीना भी थी, मतलब बोथ 1 and 2। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री जॉर्जियो नेपोलिटेनो पास्ड अवे रिसेंटली, और ये इस कंट्री के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट भी थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इटली। 19th एडिशन ऑफ युद्ध अभ्यास कहाँ पर शुरू हुआ है? तो आंसर हो जाएगा यूएसए में हो रहा है, ऑप्शन बी अलास्का। ठीक है, नेक्स्ट है Which Indian company will partner with Airbus to manufacture the C295 transport aircraft in India? अभी जो हमारा ड्रोन फेस्टिवल शुरू हुआ है उसमें C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भी शो किया गया, दिखाया गया। इसे किसने तैयार किया है? तो एयरबस के साथ मिलकर टाटा एडवांस सिस्टम ने। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये भारत ड्रोन शक्ति में इसको दिखाया गया था। ठीक है, भारत ड्रोन शक्ति 2023 एग्जीबिशन कहाँ पर हुआ है? तो हिंडन एयरबेस में, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 1। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, डिफेंस वालों अच्छे से देख लो, ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। नेक्स्ट है What is the name of NASA capsule that landed in the Utah desert carrying asteroid sample from Venu? तो आंसर हो जाएगा Osiris Rex, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसके बारे में कल हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे फर्स्ट। 2 क्वेश्चन है जैसा कि मैंने कहा। अभी रिसेंटली फर्स्ट एडिशन इंडियन ग्रैंड प्रिक्स का कंक्लूड हुआ है, मोटो जीपी। कौन है यहाँ पे जिन्होंने इंडियन ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्जाम। ठीक है, इटली से बिलोंग करते हैं। आप उन रेसर का नाम हमें कमेंट में बताएंगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है एल्विन इंटरनेशनल ट्रॉफी एंड चैलेंज कप, ये किस स्पोर्ट से है? 4 स्पोर्ट्स कैटेगरी है, इसका आंसर भी आप हमें कमेंट में बताएंगे। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप देंगे हमें कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।